लेक्चर नंबर 2 में आज जो हमने डिस्कस करना है वो है द नॉन होमोजेनियस केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो केस किया था वो होमोजेनियस था, जिसमें जो b की वैल्यू थी यानी जो w ऑफ t था वो 0 था। यहाँ पे जो हम केस करेंगे उसमें जो w ऑफ t की वैल्यू होगी वो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। अब हमने इक्वेशन ली dy ओवर dt प्लस ay इज इक्वल टू b। अब देखें इस इक्वेशन में और जो इससे प्रीवियस इक्वेशन हमने की थी उन दोनों में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे b की जगह 0 यूज हो रहा था, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे b। तो ये इक्वेशन कहलाएगी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन याद नहीं है तो मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे फॉर्म लिख के बताती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन शो के dy ओवर dt प्लस u ऑफ t, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल t इन्वॉल्व हो, मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू w ऑफ t। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जो हमने कंसीडर की थी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। इस इक्वेशन में अगर हम चेंजेस करते हैं होमोजेनियस बनाने के लिए, तो होमोजेनियस की क्या कंडीशन थी, dy ओवर dt प्लस ay वेयर a इज सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी जिसे कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो तीनों इक्वेशन है, एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो थर्ड यानी जो इक्वेशन नंबर 5 है वो आपके पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स आपके पास होंगी। पहली टर्म को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y ऑफ c। इसे हम शो करते हैं, c सब स्क्रिप्ट में आएगा, y के नीचे छोटा सा c बनाएंगे सिर्फ शो करने के लिए कि ये सब स्क्रिप्ट में c है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है किसका, y का। एंड द अदर टर्म इज नॉन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो सेकंड टर्म होगी उसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं और उसे शो करते हैं y ऑफ p से। यहाँ p सब स्क्रिप्ट में होगा। yc हम उसी तरह से मालूम करते हैं जिस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने यहाँ पे शो भी किया, रिड्यूस इक्वेशन का मतलब है हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं वो आपका yc कंसीडर होता है। yp के हमारे पास केसेस होते हैं, उन केसेस को फॉलो करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। वो केसेस हम अभी डिस्कस करेंगे। yp इज एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन 5 को जब आप थ्रू आउट सॉल्व करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। मैम ये जो आपने 3 इक्वेशन लिखवाई है, जो सेकंड वाली है ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी ना? जी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अच्छा मैम एक कंफ्यूजन और था, मतलब डेरिवेटिव इनवर्स होता है इंटीग्रेशन का या फिर इंटीग्रेशन इनवर्स होता है डेरिवेशन का? बेटा वाइस वर्सा है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का इनवर्स है और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इनवर्स है। अच्छा अच्छा सही। अरे लास्ट में ये जो वाई सी वाई पी ये चीजें मैम इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें। बेटा देखें, अगर आप होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो जो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो YC कहलाता है। ठीक है, अच्छा होमोजेनियस बेसिकली रिड्यूस इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अगर उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं तो वो YC को डिनोट करता है। लेकिन अगर आपके पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो उसका कंप्लीट इक्वेशन सॉल्यूशन होगा ना वो YP से डिनोट होगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेटा यहाँ देखें, आपके पास है केसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के इंटीग्रल आप किस तरह से निकाल सकते हो, यानी जो आपके सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो पहला केस है वो ये है, अगर आपके पास y कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट से मुराद कोई भी एक मैग्नीट्यूड हो, कोई भी नंबर हो, तो आपके पास उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। ये हमारे पास रूल है कि द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो इक्वेशन 5 जो आपके पास सवाल में दी जा रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरा पोर्शन आपके पास 0 हो गया
ये पूरा पोर्शन आपके पास 0 हो गया। सिर्फ आपके पास क्या बचा, ए वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन 5 किसके बराबर हो जाएगी, ए वाई इज इक्वल टू बी। अब अगर मुझे यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाना हो, ए कर रहा है y के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो हमें जब उसे राइट साइड पे भेजेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b डिवाइड बाय a। ये जो आपके पास वैल्यू आई है y इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a, ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5 का। अब आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ गया है और कल हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी किया था, तो दोनों चीजों को हमने कंप्लीट सॉल्यूशन में रखना है। अब आपके पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो है वाई टी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों वैल्यूज हमने पुट की। ये वैल्यू जो मैंने वाई सी की रखी है ये इक्वेशन नंबर 3 है जो कि कल हमने फाइंड आउट की थी, और ये वैल्यू जो मैंने वाई पी की रखी है ये अभी अभी हमने फाइंड आउट की। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो आपका आंसर अनडिफाइन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं कंप्लीट सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर चुके हैं और अब हमें फाइंड आउट करना है उसका डेफिनेट सॉल्यूशन। डेफिनेट सॉल्यूशन किसी भी पॉइंट पे मालूम किया जाता है। अब आप यहाँ देखें, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन मैंने आपको कहा किसी न किसी पॉइंट पे मालूम किया जाता है। तो यहाँ जो हमें पॉइंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, y एट t इज इक्वल टू 0। t की जगह आपने 0 पुट करना है तो हमें डेफिनेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन में जहां जहां t है वहां आपने 0 पुट करना है। देखें मैंने यहाँ पे t की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे t की जगह 0 पुट किया। ये आपके पास क्योंकि फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। अलबत्ता यहाँ पे जो e की पावर माइनस AT है ये पूरी पावर जो ये एक्सपोनेंट है ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपके पास कांस्टेंट a बचा प्लस b अपॉन a बचा। इसको अरेंज करेंगे, डेफिनेट सॉल्यूशन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तो हमें कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाना है। हमारे पास कांस्टेंट a की वैल्यू आई है y नॉट, यानी y एट पॉइंट t इज इक्वल टू 0 माइनस b डिवाइड बाय a। इस इक्वेशन को हमने जर्नल इक्वेशन में रखा है, तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया है इक्वेशन नंबर 6 ये कहलाते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एट एनी पॉइंट t। मैम वो जो आप एक्सपोनेंट वाली बात कर रही थी कि जब उसके एक्सपोनेंट मतलब 0 आ जाएगी a के साथ तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 के इक्वल हो गया है? बेटा आपने एक रूल किया होगा मैट्रिक में कि जब हमारे पास किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो बराबर होता है 1 के। जैसे 2 पावर 0 बराबर है 1 के, a पावर 0 बराबर है 1 के, 5 पावर 0 बराबर है 1 के। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए एक्सपोनेंट के ऊपर अगर 0 पावर आएगी तो वो भी बराबर होगी 1 के। मैम ये पूछना था, जब आपने हमारी डेफिनेट इक्वेशन जब फाइंड कर ली थी तो आपने उसे जनरल इक्वेशन में क्यों रखा, जबकि हमने जनरल इक्वेशन से उसे फाइंड किया, तो फिर उसे रखने का क्या मतलब था वहाँ? बेटा डेफिनेट जो आपके पास डेफिनेट सॉल्यूशन होता है और जो जनरल सॉल्यूशन होता है इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। आपके पास जनरल सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट गिवन होता है और डेफिनेट सॉल्यूशन में आपको उस कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। हमने जनरल सॉल्यूशन में दोबारा इसीलिए रखा क्योंकि जब आपने a की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो a की वैल्यू आप जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे तभी आपको डेफिनेट सॉल्यूशन मिलेगा। फंक्शन में अगर इनपुट अगर 0 हो तो फंक्शन भी तो 0 हो सकता है ना? बेटा इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कंसीडर करो। जी मैम। अगर आपके पास फंक्शन ये हो y ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन है।
अब यहाँ पे आप जी t मैम। की जगह 0 पुट करें और आंसर बताएं क्या 0 आ रहा है? नहीं मैम 4 आ रहा है, टी बेटा 0 हो जाएगा +4। पता है हर दफा आप फंक्शन में 0 पुट करो, लाजमी नहीं है फंक्शन 0, क्योंकि हमें नहीं पता फंक्शन है क्या। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 0 हो जाता है तो हम 0 करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो वहां हम नोटेशन यूज करेंगे y फंक्शन ऑफ 0, यानी ये 0 हो भी सकता है और ये 0 हो नहीं भी सकता, दोनों कंडीशंस आ जाती ओ, हैं। जब तक हमें फंक्शन ओके नहीं मैम। पता होगा हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वैल्यू 0 है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास है, कंसिडर द इक्वेशन dy over dt plus 2y is equal to 6 and apply the condition at t is equals to 0, y is equals to 10, a is equals to 2 according to the equation and b is equals to 6। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द इक्वेशन जो कि हमें गिवन है dy over dt plus 2y is equal to 6। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपके पास इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो तो उसका पहला पार्ट मालूम करने के लिए हमें होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो वी कंसीडर 6 इज इक्वल टू 0, सिर्फ और सिर्फ y मालूम करने के लिए हमने 6 की जगह पे 0 अप्लाई किया है। हमारे पास ये डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है dy over dt, यहाँ देखें dy over dt प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है होमोजीनियस केस, इसको सॉल्व किया है जिस तरह से मैंने आपको बताया था होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। हमने सेपरेबल वेरिएबल यूज किया है, y वाली जितनी टर्म्स थी उन्हें हमने लेफ्ट साइड पे रखा है और जो हमारे पास t वाली टर्म्स थी उन्हें हमने राइट साइड पे रखा है। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो मुझे आंसर मिला है वो मिला है log ऑफ y इज इक्वल टू -2t प्लस c। मुझे y की तरफ से log को खत्म करना है तो मैं log का जो इनवर्स है एक्सपोनेंट वो अप्लाई करूंगी। अप्लाई एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स वी ऑब्टेन। हमने जब एक्सपोनेंट अप्लाई किया तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, यानी 2t के साथ भी एक्सपोनेंट आ गया है और c के साथ भी एक्सपोनेंट आ गया है। आपको पता है e किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर कांस्टेंट होगा तो वो अगेन आपके पास कांस्टेंट ही होगा, तो ई सी को हमने बराबर किया है a के, e पावर c यानी एक्सपोनेंट पावर रेज़ टू पावर c बराबर है a के। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये आपके पास आया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास कंडीशन थी अगर आपके पास y कांस्टेंट है तो आपके पास dy ओवर dt किसके बराबर होगा 0 के। हमने यहाँ पे सपोजिशन की है लेट y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे पास जो yp की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। अब आपके पास yc भी मौजूद है और yp भी मौजूद है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मालूम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आया है ये इन टर्म्स ऑफ जर्नल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें जो a की वैल्यू वो रिमूव करनी है क्योंकि हमें डेफिनेट सॉल्यूशन मालूम करना है, तो हमने इनिशियल जो हमारी कंडीशन थी वो अप्लाई की है t इज इक्वल टू 0। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ तो y ऑफ 0 10 के बराबर है और b डिवाइड बाय a 3 के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट की, 10 में से जब 3 निकालूंगी तो मेरे पास बचेगा 7 e रेज़ टू पावर -2t प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि डेफिनेट सॉल्यूशन है। मैम ये जो -2dt और अप्लाई एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स वी ऑब्टेन, ये थोड़ा सा समझा दे प्लीज। यहाँ देखें हमने जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/y यानी 1/y हो या 1/x हो 1/t हो, कोई भी चीज डिवाइड में हो और उसका डिफरेंशियल dy dx मौजूद हो तो हम वहां पे log अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1/y dy की जगह इंटीग्रेशन के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो log y आएगा। माइनस का 2 सेम रहेगा, dt इंटीग्रेशन यानी जब आप किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन लेते हो वहां पे dt dx होता है तो सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल वापस आ जाता है, डिफरेंशियल हट जाता है। तो यहाँ पे dt का डिफरेंशियल जब आपने इसकी इंटीग्रेशन ली तो आपके पास आया t।
जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं हमें नहीं पता होता कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कांस्टेंट था या नहीं था, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस सी। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आ गई। अब इंटीग्रेशन के बाद क्या, y का फंक्शन हमें चाहिए विदाउट लॉग। तो लॉग को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट अप्लाई किया। जब आप एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर भी एक्सपोनेंट आएगा, यानी ये टर्म पावर में चेंज हो जाएगी, ये टर्म भी पावर में चेंज हो जाएगी। और आपको पता है लॉग और एक्सपोनेंट का जो रूल है कि प्लस की साइन चेंज हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। इनका आपस में रिलेशन है एडिशन का मल्टीप्लीकेशन से और सब्ट्रैक्शन का डिवीजन से। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट पावर -2t मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट पावर c। अब एक्सपोनेंट पावर c चेंज हो जाएगा कांस्टेंट a में। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास है dy ओवर dt इज इक्वल टू 4y। बेटा यहाँ पे साइन सही करेंगे, प्लस है dy ओवर dt प्लस 4y इज इक्वल टू 0। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई है, y ऑफ 0 यानी t की वैल्यू 0 है तो y आपके पास 1 के बराबर है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू आपके पास 0 है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन यूज करूंगी जो कि हमने इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड आउट किया है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू a कैपिटल A e पावर -80 ये आपके पास सॉल्यूशन है, डेफिनेट सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन में हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। y इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको पता है अभी हमने फाइंड आउट की है, y ऑफ नॉट माइनस b डिवाइड बाय a। बाकी एक्सपोनेंट साइड आपका सेम रहेगा। अब डेटा में जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो वैल्यूज आपने यहाँ पे यूटिलाइज करनी है और अपना फाइनल आंसर देना है। y नॉट की वैल्यू आपके पास है 1, आपने 1 रखा। b डिवाइड बाय a की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 4 यानी के 0। एक्सपोनेंट सेम रहेगा, पावर -80। a की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, -4 के। तो a की जगह आप 4 लगाएंगे और t रिमेन सेम। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड केस हमारे पास है उस केस में कहा जा रहा है कंसीडर a इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन 5 में a की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी dy ओवर dt इज इक्वल टू b। ये इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो गई है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है वो हमने क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू 0। देन आपके पास ये जो इक्वेशन है dy ओवर dt इज इक्वल टू b, आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। हमने इंटीग्रेट करना है dy ओवर dt इज इक्वल टू b को सेपरेबल वेरिएबल मेथड से। जब हम इसे सेपरेबल वेरिएबल मेथड से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू bt। बेटा इंटीग्रेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। हम करते क्या हैं, हमारे पास इक्वेशन है dy ओवर dt इज इक्वल टू b। हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल, तो dy यहीं रहेगा और बाकी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी b dt।
अब हमने दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू बी टी। ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है इक्वेशन नंबर 5 का। अब आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को पुट कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है y t इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी की जगह हम a पुट करेंगे और वाई पी की जगह हम बी टी पुट करेंगे। अब यहाँ मैं आपको रीजन देते चलूं कि हम a क्यों पुट कर रहे हैं। आपके पास जो वाई सी का कंप्लीट सॉल्यूशन था वो ये था वाई सी इज इक्वल टू a e पावर माइनस एटी। बेटा अब अगर आप यहाँ पे a की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर पावर 0 आ जाएगी, और जब एक्सपोनेंट के ऊपर पावर 0 आ जाती है तो वो वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। इसी वजह से जो हमारे पास yc की वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास मौजूद है a के बराबर। तो हमने इस इक्वेशन को, ये जो yc वाली इक्वेशन है yc इज इक्वल टू a, इसे yc की जगह पे पुट किया है और yp की जगह पे जो अभी हमने सॉल्यूशन मालूम किया है yp इज इक्वल टू bt, ये वैल्यूज हमने पुट किए हैं। तो जो आपके पास इक्वेशन आपको मिली है ये जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन से हमें लेके आना है डेफिनेट सॉल्यूशन पे, तो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या है? व्हेन t इज इक्वल टू 0। हमें फंक्शन मालूम करना है जब t की वैल्यू 0 हो, तो हमें जो कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y ऑफ 0, यानी जो भी आपकी इनिशियल कंडीशन की वैल्यू होगी y पे वो आपके पास एज अ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट होगी। सो हमारे पास जो इक्वेशन 7 है ये डेफिनेट सॉल्यूशन है। ये आपके पास डेफिनेट सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5 का। अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कंसीडर द इक्वेशन dy over dt is equal to 2 having initial condition y naught is equals to 5। सॉल्यूशन है इन दिस इक्वेशन। पहले तो हमें पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास t की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, और उसके साथ साथ जो हमारे पास a की वैल्यू तो 0 है क्योंकि ये केस आपके पास सेकंड है, और b की वैल्यू आपके पास 2 है। हमने इसे सॉल्व किया, yc और yp की वैल्यूज हमने पुट की। yc आपके पास a के बराबर है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। yp आपके पास bt के बराबर है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हम कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए y बराबर है yc प्लस yp, आपने दोनों वैल्यूज को पुट करना है। फिर जनरल सॉल्यूशन क्योंकि हमने मालूम कर लिया, अब हमें डेफिनेट सॉल्यूशन मालूम करना है। हमने a की जगह पुट करना है y एट पॉइंट 0। y एट पॉइंट 0 आपके पास वैल्यू सवाल में गिवन है 5, हमने वो वैल्यू पुट की। b की जगह हमने 2 पुट किया। y इज इक्वल टू 5 प्लस 2t, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बेटा यहीं पे हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो कंप्लीट होता है।